वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। दोस्तों, उमस भरी गर्मी में शहर से लेकर गांव तक वायरल बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। लगभग हर घर में एक सदस्य बिस्तर पर बुखार से तप रहा है। अचानक मौसम में परिवर्तन होने से वायरल फीवर ने पांव पसार लिए हैं। ऐसे में जब भी कोई बीमार पड़ता है तो घर के लोग एकदम से घबरा जाते हैं, मान लेते हैं कि अब उनका भी नंबर आ रहा है। इन दिनों एकदम से वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी, जुकाम और बुखार के अलावा डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया, ये सारी समस्याएं देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है इस मौसम में होने वाले बुखार की, क्योंकि अमूमन ये समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया। कह लीजिए कि बुखार जो है वो एक तरह का भ्रम पैदा कर देता है, क्योंकि सभी बुखार के लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो खेतों, झाड़ियों व घास में रहने वाली चूहों से पनपने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। इसलिए हम सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज हम अपने विशेषज्ञों से वायरल और उससे संबंधित बहुत सारी समस्याओं के बारे में समझेंगे। अगर आप भी वायरल बुखार, डेंगू या फिर इससे संबंधित कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। नोट कर ले, टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करना है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा वायरल फीवर का ट्रिपल अटैक, लक्षण और जागरूकता। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में देश के दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर बीके त्रिपाठी, वीएम मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में आप मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट है, जो खास तौर पर हमें टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के लक्षणों के बारे में बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद दूसरे विशेषज्ञ हैं आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कॉलेज के प्रोफेसर और बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रोफेसर भगवान सहाय शर्मा, जो खास तौर पर बताएंगे कि इस मौसम में आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जाहिर है आप दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस विषय के बारे में विस्तार से समझेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बुखार यानी शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना। आमतौर पर इस मौसम में बुखार होने की संभावना बढ़ ही जाती है। अगर शरीर का तापमान सुबह के समय 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा और शाम के वक्त 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए तो समझिए आप बुखार के शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है और जब शरीर उसे सह नहीं पाता तब बुखार हो जाता है। वैसे तो वायरल बुखार आम बुखार की तरह ही होते हैं, जिसमें बदन और गले में दर्द के साथ तेज बुखार हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि बुखार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड भी हैं। और इन सभी के लक्षण भी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
बहरहाल आजकल एक मच्छर है जो दिन में काटता है, वो डेंगू भी फैलाता है और चिकनगुनिया भी। एडिस प्रजाति का यह मच्छर पहले संक्रमित व्यक्ति को काटता है कुछ इस तरह। और फिर इसके बाद यही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तब इसके जहरीले सूंड से निकलने वाली तीव्र वायरस आपके खून को संक्रमित कर देती है। देखिए कुछ इस प्रकार। जी हाँ, चिकनगुनिया वायरल से ही होने वाला एक रोग है जिसका संक्रमण डेंगू की तरह एडिस मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। यह भी जानना जरूरी है कि वायरल का दर्द मसल्स में होता है, जबकि चिकनगुनिया का दर्द घुटने, एड़ी, पंजों, कुहनी और हथेलियों में ज्यादा होता है। गौरतलब है कि चिकनगुनिया का वायरस शरीर में पहुंचने के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। इस बुखार से शरीर में ठंड लगती है और साथ ही कपकपी भी छूटती है। इसके साथ ही जोड़ों में दर्द और सूजन भी होने लगती है। कई बार इस बीमारी के चलते जोड़ों में इतना दर्द होता है कि व्यक्ति का चलना फिरना मुहाल हो जाता है और कई बार तो रोगी को इस बीमारी के प्रभाव से उबरने में महीनों लग जाते हैं। इसका वायरस शरीर में इतनी कमजोरी ला देता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की ताकत नहीं रहती और मरीज आसानी से अन्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। बता दें, चिकनगुनिया के वायरल के लक्षण बच्चों में वयस्कों के मुकाबले कुछ अलग होते हैं। हालांकि बड़ों की तरह उन्हें जोड़ों में दर्द की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन चिकनगुनिया से बच्चे पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि चिकनगुनिया जानलेवा नहीं है, लेकिन नवजात बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बहरहाल खेतों में पानी के भरे होने से मलेरिया और डेंगू हाई रिस्क हो सकता है। याद रखें, मलेरिया और डेंगू बचाव से ही संभव है। घर और घर के आसपास पानी एकत्र न होने दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पानी के बर्तनों को ढक कर रखें। कूलर, गमले आदि का पानी रोज बदलते रहें और यदि बुखार हो ही जाए तो कौन सा बुखार है, ये जानने के लिए जांच कराएं। लक्षण और खतरे के संकेत को पहचानें। शरीर के सुरक्षात्मक प्रतिनिधि को काबू में रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी जागरूकता से लबरेज एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। इसमें जाना आपने कि किस तरह की सावधानियां इस मौसम में आपको रखनी चाहिए। बहरहाल आइए विस्तार से जानते हैं कि इस मौसम में आपको किस किस तरह की बीमारियां घेर सकती हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर त्रिपाठी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं उमस भरी गर्मी भी हो रही है, बीच बीच में बारिश हो जाती है तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। ऐसे में किस तरह की आम स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं इस वक्त लोगों को हो सकती है? जी धन्यवाद। आपने अभी रिपोर्ट देखी कि इस बरसात के मौसम में जैसे पानी वगैरह भरा रहता है, काफ़ी गंदगी भी फैली रहती है जिसको हम लोग अक्सर सफाई नहीं कर पाते हैं। उसमें तरह तरह के इन्फेक्शन पनपते हैं, जैसे कि वायरल फीवर वायरसेस से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। इसके अलावा जो मच्छरों से फैली हुई चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने जाना डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया, ये सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है, अटैक करता है इस पे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहने को तो ये ज़रूर है कि ये मच्छरों से फैलता है, लेकिन हर बीमारी का मच्छर अलग अलग होता है। जैसे मलेरिया का मच्छर एनाफिलीज होता है, वो रात को काटता है। और जैसे कि अभी आपने सुना कि चिकनगुनिया और डेंगू का मच्छर जो है वो एडिस होता है, वो दिन में काटता है। अगर आप उसको पास से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके पैरों में और पंखों में वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का जो है इससे पिगमेंट होता है, जिससे आप दूर से उसे पहचान सकते हैं कि ये डेंगू का मच्छर है और वो दिन में काट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डेंगू का मच्छर अगर काट लेंगे तो आपको मलेरिया हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है अपनी जगह पे कि ये सभी जो बीमारियां होती हैं जो काफ़ी सीरियस भी हो सकती हैं, ये मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा
अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस हो सकती है। ये बैक्टीरिया भी इस पानी के टाइम में या गंदगी से पनपते हैं, वो भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जैसे कि डिसेंट्री वगैरह, वो भी इस टाइम पे ज़्यादा होता है। तो बाय एंड लार्ज देखा गया है कि ये बरसात के मौसम में जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये सारी बीमारियां पनपती हैं, फैलती हैं, बढ़ती हैं। ये इसी साल के लिए ज़रूरी नहीं है, हर साल आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसकी आपके बिल्कुल। और बीमारी के लक्षण अगर नजर आने लगे तो डॉक्टर से कब संपर्क करना है, बचाव के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। राधेश्याम जी मंदसौर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राधेश्याम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी राधेश्याम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछें। टीवी की आवाज बंद रखिए राधेश्याम जी, बातचीत में रुकावट आएगी। जी पूछिए अपना सवाल। हम नहीं पूछ राधेश्याम जी, कृपया टीवी की आवाज बंद रखिए, आपकी आवाज जो है वो बीच बीच में कट के आ रही है, साफ तौर पे नहीं मिल पा रही है। कृपया थोड़ा तेज बोले और अपना सवाल दोहराइए। ये सर्दी जुकाम होते हैं जी, बुखार आते हैं। सर्दी जुकाम हो रहा है और बुखार भी बार बार आ रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी, ऐसे में आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? कितने दिन से बुखार आ रहा है? सर 1 महीने। 1 महीने से बुखार, तो इसके लिए तो पूरी तरह से आपको डॉक्टर की सलाह लेके पूरे सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने होंगे, क्योंकि जो जिस बुखार के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि वायरल फीवर हुआ या डेंगू या चिकनगुनिया या मलेरिया, ये यूजुअली 1 महीने तक नहीं रहता है। इसके वजह और भी हो सकती हैं। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप किसी डॉक्टर से मिलके अपना पूरा जांच कराएं, इन्वेस्टिगेशंस कराएं, तभी इसकी डायग्नोसिस हो सकेगी और फिर ट्रीटमेंट भी उसके बाद होगा। जी राधेश्याम जी, हमें उम्मीद है कि आप इस सलाह पर जरूर अमल करेंगे और जल्द से जल्द चिकित्सक से संपर्क करके आप तमाम जो टेस्ट इस वक्त होने चाहिए वो कराएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर बातचीत ही हो रही है कि इस मौसम में बेहद ही आम है बुखार होना, लेकिन ये बुखार आम बुखार है या फिर ये चिकनगुनिया या मलेरिया और टाइफाइड के लक्षण हैं, किस तरह से इसकी पहचान होती है? जी मैम, सबसे पहले डीडी किसान के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, डॉक्टर साहब ने सर ने बताया कि ये मौसम वर्षा का मौसम, जिसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वर्षा ज़्यादा होती रहती है, तो इस स्थिति में बुखार वगैरह की संभावनाएं ज़्यादा होती है। आयुर्वेद में भी जहाँ ज्वर का वर्णन मिलता है, वहाँ सामान्य रूप में हम देखें तो ह्यूमिडिटी यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जो यूनिवर्स में जो परिस्थितियां पैदा होती है वही हमारे शरीर में भी परिस्थितियां पैदा होती है, ऐसा विज्ञान, आयुर्वेदिक विज्ञान मानता है। तो ऐसे मौसम में सामान्य रूप में डायरेक्ट कहें तो वात का प्रकोप हमारे शरीर में हो जाता है, अग्नि हमारी मंद हो जाती है, पाचन शक्ति हमारी बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाती है, मंद हो जाती है, वात का प्रकोप होता है। इसके बाद जैसे ही 1-1.5 महीने में बाद जो तेज सूर्य की किरणें शरीर पे पड़ती है या यूनिवर्स में पड़ती है, तो उससे पित्त का प्रकोप होने लग जाता है। तो अर्थात हमारे शरीर में वात पित्त दोनों का इम्बैलेंस इस स्थिति में होता है, और अगर इस पे हमने हमारा आहार विहार हमने सही नहीं रखा तो वात पित्त जन्य जो व्याधियां हैं या वात पित्त ज्वर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखने की आवश्यकता है कि डेंगू वात पित्त जन्य ज्वर है, जिसमें वात और पित्त का इम्बैलेंस होता है। चिकनगुनिया में वात और कफ का इम्बैलेंस होता है। तो इस स्थिति में हमें आयुर्वेद जो विज्ञान है वो वात पित्त कफ के आधार पर चलता है और उसी के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से ये संतुलन शरीर में बनाए रखा जाए, इसके बारे में विस्तार से आगे आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे में हम देखते हैं कि अक्सर इस मौसम में जब बुखार होता है तो लोग मान लेते हैं कि इस मौसम में तो बुखार होना ही है, ये फ्लू हो सकता है, और अपने से कुछ दवाइयाँ भी लेने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आम बुखार और फ्लू में क्या अंतर है और दवाइयाँ कब और कैसे लेनी चाहिए? जी,
आम बुखार तो किसी भी वजह से होता है, जैसे अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। वायरल और फ्लू जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है और उसी वजह से बुखार होता है। इन्फ्लुएंजा यूजुअली 5 से 6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सीरियस भी होते हैं। जैसे अगर ये वायरस आपके ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा तो उसे एनकेफेलाइटिस हो सकता है, हार्ट को हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, लंग में निमोनिया हो सकता है, और अगर पेट में अटैक करेगा तो उसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है। तो बाय एंड लार्ज 90 to 95% वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है 6 से 7 दिन में। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अगर आपको सिंपल वायरल फीवर हुआ है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी दवाएं ना लें। एंटीबायोटिक का भी प्रयोग इसमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उस पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, फीवर जो होता है, बुखार जो होता है, वो काफ़ी कई बार आपको परेशान करता है और आपकी दिनचर्या में भी इंटरफियर करता है। तो उसके लिए पैरासीटामोल नाम की गोली आप भी जानते हैं और डॉक्टर लोग भी अक्सर वही प्रिस्क्राइब करते हैं। दिन में अगर एडल्ट है तो दिन में 500 से 650 मिलीग्राम का दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, और बच्चों में उसी हिसाब से कम किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपको वार्न करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का फीवर है तो और भी बहुत दवाएं आपको लोग बताएंगे, ले पर्सन्स बताएंगे और केमिस्ट बताएंगे कि जैसे कॉम्बीफ्लैम, ब्रूफेन, इटोरिकॉक्सी, इटोशाइन वगैरह ये ना लें, क्योंकि इससे जो है बॉडी में टॉक्सिसिटी आ सकती है और उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि पानी, नाली, कूड़ा, कचर कौन कौन सी बीमारी को जन्म देता है? मच्छर, सारे मच्छर एक समान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को बीमारी देना दे, मच्छर को कैसे करें पहचान? और जिसको मान लो कोई बीमारी हो गई मच्छर से, तो घर में वो सदस्य है तो उसको किस प्रकार से रख रखाव करें जिससे वो बीमारी अगले सदस्यों में न फैलने पाए, जिससे और लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा नंदस्वरूप जी। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, आप बताना चाहेंगे ये जो पानी, कूड़ा, कचरा वगैरह है, इससे किस तरह की बीमारियां हो सकती है, और खासतौर पर जो उन्होंने पूछा है कि अगर एक सदस्य को बीमारी हो गई है तो कैसे देखभाल करें ताकि बाकी सदस्यों को ना हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है हमारे मित्र ने। कि सबसे पहले जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि इस समय हमें हमारा जो जनरल कंडीशन है शरीर की उसको दुरुस्त रखना चाहिए। हम हमारी पाचन शक्ति को दुरुस्त रखें, नंबर 1। नंबर 2, वात और पित्त जो शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है तो उनको हम प्रॉपर उनका जो है बैलेंस बने, जिसके लिए हमें कब्ज की शिकायत बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। हमारा आहार विहार बहुत लघु मतलब सुपाच्य आहार विहार होना चाहिए, जिससे कि वो कॉन्स्टिपेशन न करे और किसी तरह की अन्य परेशानियां न करे। दूसरा, अब प्रश्न आ जाता है कि आयुर्वेद में 2 तरह के बुखार माने गए हैं। एक निज ज्वर होता है जो हमारे गलत खान पान के कारण होता है, और एक दूसरा होता है आगंतुक ज्वर जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे इंसेक्ट बाइट, किसी मच्छर के काटने से होना, किसी चूहे के काटने से बुखार होना, या किसी इंजरी के कारण बुखार होना। इस तरह के जो बुखार होते हैं इन सबको, या किसी माइक्रोब्स जैसे वायरस और के इनहेल करने से बुखार होना, ये सब आगंतुक ज्वर में आयुर्वेद में पहले से ही बहुत विस्तार से वर्णन किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए, और जितने भी जो बारिश के कारण जैसे चूहे बाहर निकल के आ जाते हैं, सर्प आदि बाहर निकल के आ जाते हैं, तो उनके बचाव के लिए हमें पूरा सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके बाद मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस मौसम में अपनी पाचन शक्ति को दुरुस्त रखने के लिए एक नुस्खा ज़रूर अपनाएं। जैसे आधा नींबू लें, आधा नींबू में 2-3 काली मिर्च को पीस के उस पर भुरक लें, उसमें 2-3 चुटकी काला नमक डाल लें, उसको तवे पे गरम करें और गरम करने के बाद जब जैसे ही उस पर लगे कि उसका जो नींबू का रस गरम हो गया और उस पर ऊपर झाग से आने लगे, उसको गरम गरम धीरे धीरे करके चूसने का प्रयास करें।
तो ये जो नुस्खा है ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे वायु आदि जो बनते हैं शरीर उसको शरीर से आराम से बाहर निकालता है, उसके साथ ही साथ कब्ज की शिकायत होने से रोकता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्योंकि मच्छर को रोक पाना काटने से बहुत मुश्किल है लेकिन हम हमारी शक्ति पाचन शक्ति को और हमारी इम्यूनिटी को दुरुस्त रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में। अतः ये नुस्खा अवश्य रूप से बारिश के दिनों में प्रातःकाल खाली पेट सभी को करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस बारे में जानकारी और भी लेंगे। और नंदस्वरूप मिश्रा जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मुनीश जी बरेली उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुनीश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी, हमारा सवाल ये है कि हमें हर वर्ष इन्हीं दिनों में बुखार और टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है जी, जिससे हमारा ब्लड भी कम हो जाता है और भूख भी ना लगती है, तो थकान भी महसूस होने लगती है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए हमें कोई सलाह बताएं। जी डॉक्टर त्रिपाठी बताएं। हर साल ही उनको इस तरह की समस्या हो जा रही है और बता रहे हैं कि किस तरह से फिर खून की भी कमी हो जा रही है और बाकी समस्याएं भी हो रही है, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे कि बार बार हर साल इस तरह की समस्या से उन्हें ना जूझना पड़े? देखिए, टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि जो कि हम लोगों को संक्रमित भोजन या पानी से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है। तो ये तो आपके हाथ में है, बहुत इजी चीज़ है। अगर आप हर साल इस बात पे ध्यान रखें कि आप गंदा खाना या बाहर का जैसे दुकान उकान से जो खुला हुआ होता है अक्सर वो चीज़ें ना खाएं, घर का ही खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, गर्म करके खाएं या ताज़ा पका हुआ खाना खाएं, तो आपको ये टाइफाइड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। और दूसरी बात ये है कि टाइफाइड इन्फेक्शन का आजकल वैक्सीन भी अवेलेबल है। अच्छा। तो अगर आप वैक्सीन लगा लेंगे तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। तीसरा बात ये है कि ये हर साल अगर इसी पीरियड में हो रहा है आपको, तो आप उसकी बिगनिंग में ही आप उसका वैक्सीन लगा लें, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको बाकी प्रिकॉशंस जरूर लेना है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसको एंटीबायोटिक से क्योर भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अगर इसके बारे में अपने खान पीन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और वैक्सीन लगवाएंगे तो ये आपको नहीं होगा हर साल। थर्ड चीज़ जो आपने इसमें लिंक की है कि आपको अनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, उसका डायरेक्ट टाइफाइड इन्फेक्शन से ताल्लुक नहीं है। उसकी कई और भी वजहें हो सकती हैं। खून की कमी क्यों हो रही है, कहीं आपको ब्लड लॉस वगैरह तो नहीं होता है, कहीं हेमोराइड्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं होती, या कहीं और से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, तो वो खून की कमी आपको अलग तरह से इन्वेस्टिगेट करना होगा और उसका इलाज भी अलग करना होगा। इस विषय में मैं एक किसान भाई को एक सलाह देना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने जितना बताया उसको तो निश्चित रूप से फॉलो करना ही है। उसके साथ साथ इन बिटवीन आपको सौंठ हमारे घर में उपलब्ध होती है, चौथाई चम्मच सौंठ, काली मिर्च और पिप्पल, इसके साथ साथ हरड़ा बहेड़ा आंवला त्रिफला, तो ये त्रिकटु और त्रिफला दो तरह के पाउडर हो जाते हैं। टोटल इनको अगर बराबर सम मात्रा में भी मिलाते हैं तो दोनों को मिला के आधा चम्मच पाउडर रात को सोते समय गर्म पानी से आप लिया करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आंतों में जो बैक्टीरिया छिपके बैठा रहता है और जैसे ही उसको बारिश के दिनों में अग्नि हमारी मंद होती है और वो एग्रेवेट हो जाता है, तो उससे इसको आपको निश्चित रूप से निजात मिलेगी। तो ये आपको एक अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तो मुनीश जी, दोनों विशेषज्ञों से आपको कुछ सलाह मिली है, मुझे उम्मीद है कि इस पर आप जरूर अमल करेंगे और हर साल होने वाली जो ये समस्या है इससे आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हाँ, समय से टीका करवाना, खान पान पे ध्यान देना, इन तमाम बातों पर जरूर गौर फरमाइएगा। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बुखार के ट्रिपल अटैक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इस मौसम में बुखार होना आम बात है, लेकिन ये बुखार आम बुखार न होकर कई और तरह की बीमारियां भी बन सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया जैसी कई तरह की और समस्याएं भी हो सकती है। साथ ही ये मौसम कई तरह के संक्रमण भी लेकर आता है। ऐसे में आपको सचेत रहने की जरूरत है। ऐसी किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ देश के 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं, इनसे आप सलाह ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आइए आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर त्रिपाठी, यहाँ पर बातचीत हो रही है कि इस समय मच्छरों से बचना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये कई तरह की समस्याएं लेकर आता है, लेकिन ये मच्छर भी अलग अलग तरह के होते हैं। क्या इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से आप बताना चाहेंगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और हमारे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। 3-4 अलग अलग तरह के मच्छर होते हैं जो कि अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो मलेरिया का मच्छर होता है, जिसे हम लोग एनाफिलीज कहते हैं, उससे डेंगू या चिकनगुनिया या फाइलेरिया हो सकता है। इसी तरह से डेंगू और चिकनगुनिया का जो मच्छर है वो एडिस है, और जो फाइलेरिया का मच्छर है वो यूजुअली दूसरा होता है, उसे क्यूलेक्स कहते हैं। तो ये अलग अलग मच्छर। अब इसको पहचानने का आपको अगर इसमें रुचि है तो मैं आपको बता दूं, मलेरिया का मच्छर यूजुअली रात को काटता है और वो बड़े पानी में होता है। जो एडिस होता है, जो कि डेंगू और चिकनगुनिया का होता है, वो छोटी छोटी जगहों पे, जैसे कोकोनट शेल होते हैं या कूलर का पानी भरा हुआ होता है, या पानी जो बाल्टी में काफ़ी दिनों का 6-8-10 दिन का पानी भरा रहता है तो उसमें पनपता है। इसी तरह से क्यूलेक्स भी जो होता है, जो फाइलेरिया कॉज करता है। फाइलेरिया को हम लोग इस समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें अक्सर जो है फीवर का प्रेजेंटेशन इनिशियली नहीं होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट बीमारियां जो जिसमें कि एक्यूट ऑनसेट फीवर होता है, यूजुअली 1-2 दिन में जो बीमारी आ जाती है, वो एनाफिलीज है, वो बड़ा है। क्यूलेक्स जो एडिस है, उसमें जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, वाइट कलर के उसमें पिगमेंट्स होते हैं उसके पंख के ऊपर और उसके लेग्स के ऊपर। तो अगर आप गौर से देखेंगे दिन के काटने वाले मच्छर में अगर ये चीज़ दिखेगी तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये एडिस मच्छर है और इससे हमको चिकनगुनिया और इस डेंगू हो सकता है। जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर प्रदीप, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ भोपाल से। जी बताएं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपके फ्लैश हो रहा था कि वायरल का ट्रिपल अटैक, तो वायरल का ट्रिपल अटैक क्या है और इसके अगेंस्ट में सिंगल और डबल अटैक क्या होता है, एक तो ये बताइए। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि नॉर्मली जो हर साल वायरल इन्फेक्शन होता है, जो सीजनल होता है, वो 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। वायरल का कोई तो एंटीबायोटिक वगैरह तो होता नहीं है। जी। कुछ वायरल फीवर थोड़ा टाइम लेते हैं, जैसे डेंगू फीवर और चिकनगुनिया। लेकिन कुछ वायरल फीवर बहुत फेटल होते हैं और जिनको वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोरोना वायरस का सामने एग्जाम्पल है। एक तो मेरा ये एलोपैथिक डॉक्टर से ये प्रश्न है। दूसरा मेरा आयुर्वेद में ये है कि डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या एलोपैथी में जो फेटल वायरस होते हैं उनके लिए वैक्सीन होती है? आपके आयुर्वेदी में वैक्सीन का क्या ऑप्शन है? जी ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी, पहले आप जवाब देना चाहेंगे? जो आपका सवाल था कि ट्रिपल अटैक का क्या मतलब हुआ, डबल अटैक सिंगल अटैक नहीं होता है। ट्रिपल अटैक का हम लोगों का मतलब ये है कि ये जो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, ये जो इन्फेक्शन है ये वायरल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। इनको का जब इस सीज़न में सब बहुतायत में होता है, इसलिए हमने उसको लेबल किया है ट्रिपल अटैक। इसके अलावा वायरल फीवर भी होता है, वो भी एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि यूजुअली वायरल फीवर जो इस सीज़न में होता है, यूजुअली 5 से 6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। दूसरी बात आपने ये बताई थी कि कई बार डेंगू और चिकनगुनिया बहुत लंबा खिंच जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नॉर्मली अगर अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू चिकनगुनिया है तो वो भी 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लिकेशंस होता है, डेंगू फीवर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई फैटल भी होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन अगर उनमें कॉम्प्लिकेशंस अगर हुए तो वो लंबा भी खिंचेगा, 1-2-3 हफ्ते, और वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में भी जा सकता है। उस समय में आपको सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेना ही और उसकी एडवाइस के अनुकूल ही आपको काम करना होगा। जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल आपका आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था, आइए वो जवाब भी ले लेते हैं। जी डॉक्टर शर्मा बताएं, एलोपैथी में तो कुछ बचाव के उपाय है जैसे कि वैक्सीन, टीकाकरण, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से क्या किया जा सकता है? जी,
इस डीडी दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। आयुर्वेद में स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जनरलाइज्ड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की जनरल इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आचार्य ऋषि मुनियों ने इजाद किए हैं। जैसे स्वर्ण प्राशन, बच्चों की इम्यूनिटी को, जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्वर्ण, भस्म, मधु और घृत, इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ बच्चे की जो है मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति और इंटेलेक्चुअल पावर भी बढ़ता है। इसी तरह से अगर बड़ों के रेफरेंस में हम विचार करें तो च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, त्रिफला है, मधु ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी, इस तरह के जो मेध्य रसायन बताए गए, तो जितने भी रसायन बताए गए हैं हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और अल्टीमेटली फिर अष्टम धातु ओज, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इन सप्त धातुओं को बढ़ाने वाले हमारे रसायन द्रव्य हैं। उन रसायन द्रव्यों का नियमित प्रयोग हम अगर करते हैं तो हमारी जनरल इम्यूनिटी नॉर्मल रहती है और उससे हम रोगग्रस्त होने की संभावना हमारी नहीं होती है। जी प्रदीप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। गुजरात से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, परेश जी। परेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आज सर्दी के मौसम में मच्छर की उत्पत्ति तो होती है। जी परेश जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया एक बार फिर से दोहरा दीजिए। ऐसी सीजन में वायरल होना बहुत देखा जाता है। जी बिल्कुल। मच्छर का उत्पत्ति भी बहुत बढ़ जाता है। बाहर जो संस्थाएं होती है, जो रस्तों पे या यहीं पे कहीं पे जो गड्ढे भरे रहते हैं पानी के, गंदे पानी के, उसी में भी बहुत जीवाणु विषाणु उत्पन्न होते हैं। इसके लिए भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन देखा गया है ज्यादातर बस्तियां जो गंदी और बस्तियां होती या गंदगी रहती है, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वायरल इसे देखने मिलते हैं। और घरों के अंदर में देखें, घरों के अंदर तो मच्छरों की उत्पत्ति होती है। तो मेरी बात करूं तो मैं अपने टॉयलेट में का जो पानी की टंकियां जो भरी होती है उसके अंदर में केरोसिन तो अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी पेट्रोल और डीजल डाल देता हूँ, तो इसके कारण मच्छर भी मर जाते हैं, मच्छर का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो लोगों को थोड़ा समझ के और प्रिवेंशन के लिए जो रस्तों पे जो जाहिर होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, रस्ते होते हैं, गंदगी होती है, उसको भी साफ करने के लिए कुछ सुझाव दे, ऐसा मेरा पूछना है। ठीक है, आपका कहना है कि आप अपने स्तर पर तो कोशिश करते हैं कि मच्छर ना पनपे, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि और क्या उपाय ऐसे अपनाए जा सकते हैं ताकि घरों में मच्छर पनपने से रोका जा सके, ताकि इस तरह की समस्या जो वायरल समस्याएं होती हैं वो ना हो। जी डॉक्टर त्रिपाठी, कुछ सुझाव आपकी तरफ से। देखिए, जो अभी तक हम लोगों ने बातचीत की है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया इन्फेक्शन है वो मच्छरों से फैलता है, टाइफाइड दूसरी चीज़ों से फैलता है। तो अगर मच्छर का पनपना आपने रोक दिया, पानी इकट्ठा जहाँ हुआ है वहाँ उनको ट्रीट कर लिया और उनको मार दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कुछ मच्छर की जनसंख्या अगर बच गई है और वो आपके घर में आकर आपको या आपके बच्चों को काटते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। घर में दरवाजों में जाली लगा के रखिए। आप जब रात को सोएं या दिन में देखें तो मच्छरों को काटने के लिए आप मच्छरदानी ले सकते हैं। आजकल 1-2 क्रीम भी आती है, उसको भी लगा के यूज़ कर सकते हैं उसको, जिससे कि मच्छर आपको ना काट सकें। तो देखा, एक तरफ तो आपने मच्छरों का पनपना रोका, दूसरा आपने इस बात पे पूरी कोशिश की कि वो आपको काटे ना, जिससे कि इन्फेक्शन आपके बॉडी में प्रवेश कर जाए। जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार भी हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो घर का वातावरण है वो बिल्कुल स्वच्छ बना रहे, कीड़े मकोड़े मच्छर इन सब से छुटकारा मिले, इसके लिए क्या उपाय घरेलू स्तर पर किया जा सकता है? निश्चित रूप से जो चर्चा अब तक की गई है उसका तो फॉलो उसको करना ही चाहिए। साथ ही साथ आयुर्वेद में धूप चिकित्सा का भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम घर में फ्यूम्स धूपन कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। जैसे
नीम के पत्ते हैं, हल्दी है, गुग्गल है, और भी जो इस तरह की चीज़ें जो यज्ञ में हम लोग काम में लेते हैं जी। उन चीज़ों से अगर सायंकाल नियमित, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप सायंकाल ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सायंकाल हम अगर उनका फ्यूम्स शरीर पूरे मकान में हम करें तो इससे थोड़ा सा तो आमतौर पर जो हवन सामग्री मिलती है मार्केट में, क्या उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है या घर में भी कुछ चीजों से बनाया जा सकता है? बिल्कुल, मार्केट में जो धूपन द्रव्य जितने भी मिलते हैं जिनमें जिनसे यज्ञ किया जाता है, घर में हवन किया जाता है, उन सभी द्रव्यों से हम औषध सिद्ध द्रव्य होते हैं और उनसे निश्चित रूप से यज्ञ करना चाहिए या फ्यूम्स शाम को प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे कि इनमें थोड़ा सा इनके मॉस्किटो इसमें जो है हमें मच्छर या कीड़े मकोड़े इनसे छुटकारा मिल सकता है आपको घर पर ही। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। जगदीश सैनी जी इस वक्त देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं जी। मैं ग्राम कांकरिया, तहसील खातियागंज, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ जी। जी, बताएं। मेरा सवाल यह है कि मुझे स्वयं को बुखार चल रही, बुखार चढ़ने से पहले कुछ ठंड लगा था और ठंड लगने के बाद में बुखार उतर गया, लेकिन मेरे को कमजोरी टाइप बनी हुई, सर में दर्द होता रहता है जी। तो क्या कारण है और कौन सी दवा लेने से कहाँ इलाज करवाने से ठीक होगा? जी, ठीक है, आइए जानते हैं। एलोपैथी आयुर्वेद दोनों में ही हम जान लेते हैं कि क्या उपाय करें। तो डॉक्टर त्रिपाठी, पहले आप बताएं। आपका बुखार कितने दिन रहा और उसके बाद कब उतर गया? जी जगदीश जी, क्या हमारी आवाज मिल रही है आपको? लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर त्रिपाठी, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे ऐसे में कि बुखार आ रहा है, उतरने के बाद फिर कमजोरी भी रह रही है, तो ऐसे में क्या करें? कोई भी बुखार जब आता है उसमें ठंड लगती है जी। तो सिर्फ ठंड लगने का बुखार जो है वो मलेरिया भी हो सकता है और इसके अलावा एक दो और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जिसमें कि आपको बुखार के साथ ठंड लगेगी। बुखार अगर 5-6 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है तो उसमें कमजोरी आना बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो आपका इंटेक उस पीरियड में कम हो जाता है, दूसरी बात वायरसेस और बैक्टीरिया जो हैं आपको बॉडी में अलग अलग जगहों पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपको कमजोरी लगती है। लेकिन आप इसे बिल्कुल ना घबराएं, अगर आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से क्योर हो गया है तो ये कमजोरी आपको 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी और आप अपना धीरे धीरे काम शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इस विषय में मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, एक योग्य चिकित्सक से आप परामर्श अवश्य करें, लेकिन साथ ही साथ आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको जनरल वे में हम यूज कर सकते हैं, जैसे महासुदर्शन घनवटी। इसको आप एक एक गोली को दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, आराम से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के बुखार में इसका प्रयोग कर सकता है। दूसरा, साथ ही साथ जो कमज़ोरी वाली जो आप समस्या बता रहे हैं, इसका समाधान आप ऐसे कर सकते हैं। नागरादि क्षीरपाक का वर्णन आयुर्वेद में आता है कि नागरादि में से, नागर में से सौंठ, तो सौंठ 1/4 चम्मच सौंठ लें, मुनक्का लें, 5 या 10 मुनक्के ले लें, एक खजूर ले लें, पिंड खजूर ले लें। इस तरह से 3 द्रव्य हो गए। इन तीनों द्रव्यों को 250 ग्राम दूध, करीब 400 या 500 ग्राम पानी लें, उसमें उसको उबाल लें। उबाल कर जब 300 ग्राम के लगभग रह जाए तब उसमें आप थोड़ा सा घी, थोड़ा शहद और थोड़ी चीनी ये मिलाकर उसको सुखोष्ण मीन्स पीने लायक होने पर पहले जो आपने मुनक्का वगैरह डालें उनको खाएं और उसके बाद दूध पी लें। तो ये आपके लिए पोषण भी देगा और आपको जो एंटीपायरेटिक या जो है ज्वर नाशक इनका प्रभाव भी होगा। जी, तो ये नागरादि क्षीरपाक के रूप में वर्णन इसका किया गया है। ठीक है जगदीश जी, उम्मीद है इन सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। राजलक्ष्मी जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजलक्ष्मी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी जी, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें। जी बताइए। हेलो। हाँ हेलो। जी राजलक्ष्मी जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अब बताइए क्या जानना चाहती हैं? कुछ दिन से बुखार है हमको। जी, कितने दिनों से हो रहा है?
ये 1 महीने से। 1 महीने से बुखार हो रहा है, उतरता भी है लेकिन वापस आ जाता है। हाँ, उतरता है फिर वापस आ जाता है। ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी, एक और ईमेल से जुड़ा भी सवाल है हमारे पास जो लगभग ऐसा ही है। संतोष मीणा जी ने ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे को 4 दिन से बुखार है, दवाई देने पर बुखार उतर जाता है लेकिन फिर से आ जाता है, तो क्या वजह है कि ये बुखार बार बार उतरता है, बार बार वापस आ जाता है? देखिए, जो 1 महीने का बुखार है, जो पहला प्रश्न था उसका जवाब मैं दे दूं। 1 महीने का बुखार जो है वो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, सीरियस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, इसके अलावा इन्फेक्शन यूरिन वगैरह में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेरी आपसे यही राय है कि आप किसी फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से मिलके अपना पूरा इन्वेस्टिगेट कराएं और उसके हिसाब से इलाज करें। और जो 4 दिन का बुखार घटना बढ़ना, इसका कई बार हमारे पास इस तरह के मरीज आते हैं जो इस तरह से बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब जैसे बुखार शुरू में आता है तो आपने पैरासीटामोल की गोली ली, उसका असर 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो 4-5 घंटे तक तो वो उतरा रहेगा, उसके बाद वो फिर से बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है उसके बारे में हम लोगों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है। जैसे मैंने आपको बताया या आप भी जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड हुआ, उसके लिए तो एंटीबायोटिक हैं, काफ़ी सक्सेसफुल एंटीबायोटिक हैं और देने से वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन पैरासीटामोल का असर अगर 4-5 घंटे में, खास तौर से शुरू के 2-3 दिन में, 4-5 घंटे के बाद वो फिर से आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको पैरासीटामोल रिपीट करना होगा और आप जो है दिन भर में 4 से 5 बार तक हर 4-4, 5-5 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर अनडायग्नोज फीवर है तो आपको बाकी दवाइयाँ जो फीवर के लिए अक्सर दी जाती हैं, कॉम्बिफ्लम या ब्रूफेन, उसको अवॉइड करना है। दूसरी बात ये बताया कि कई बार टाइफाइड भी अगर होता है तो उसमें भी फीवर को उतरने में 4-5 दिन लग जाते हैं। अगर आपके ब्लड टेस्ट में आ गया टाइफाइड है, डॉक्टर ने उसको डायग्नोज करके आपको दवाइयाँ दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, पैरासीटामोल भी दे दी, तो अक्सर जो है उसका शुरू के 3-4 दिन तक बुखार पूरी तरह से नहीं उतरता है। जब दवा का असर पूरा आने लगता है तब 3-4 दिन के बाद ही बुखार उतरता है। जी डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे में कि जब बुखार आ रहा हो तो कितने दिन बाद ब्लड टेस्ट करा ही लेना चाहिए? ये अलग अलग इन्फेक्शन के लिए अलग अलग विंडो पीरियड होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया का जो इन्फेक्शन है उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे आईजीएम या आईजीजी एंटीबॉडीज़, वो यूजुअली 4 से 5 दिन के बाद ही पॉजिटिव होते हैं। इसी से एक एंटीजन जुड़ा होता है डेंगू से, जैसे NS1 एंटीजन कहते हैं, वो 6 दिन बाद पॉजिटिव होगा। एक बार बड़े अच्छी बात हम आपको यहाँ बता दें कि अक्सर जैसे ही बुखार होता है और डॉक्टर लोग के पास जब आप लोग जाते हैं, डॉक्टर जो है उनको आपको डेंगू का, चिकनगुनिया का और टाइफाइड का इन्वेस्टिगेशन लिख लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि वो इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव होने में टाइम लगता है। जैसे अगर आज डेंगू हुआ और मैंने अभी आपको बताया कि उनकी एंटीबॉडीज और उनकी एंटीजन यूजुअली 4 से 5 दिन तक ब्लड में पॉजिटिव होंगी, तो 2 दिन बाद अगर आप कराएंगे तो अगर आपको डेंगू होगा भी तब भी वो निगेटिव आएगा। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे और वो डॉक्टर कहेगा हो सकता है ये डेंगू हो, तो आप एकदम से कहेंगे नहीं नहीं डेंगू का तो टेस्ट हो चुका है, वो तो निगेटिव है। वो निगेटिव फॉल्स निगेटिव है, हमेशा याद रखें, क्योंकि 4-5 दिन से पहले ना तो किसी डॉक्टर को कराना चाहिए इन सब का टेस्ट, और ना ही आप लोगों को, अगर फीवर 4-5 दिन तक ठीक नहीं होता है तब आप इन सब बीमारियों के टेस्ट कराएं। जी बिल्कुल। तो राजलक्ष्मी जी, संतोष जी, हमें उम्मीद है कि आप लोगों के जवाब मिल गए होंगे और जो सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं उन पर आप ज़रूर अमल करें, क्योंकि बुखार केवल आम बुखार ही नहीं बल्कि ये कई बीमारियाँ जो है वो ला सकता है और ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसको लेके पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन रुकिए, जो चिकित्सक हैं उनसे संपर्क कीजिए और उसके बाद ही जो ब्लड टेस्ट और तमाम तरह की चीज़ें चिकित्सक कहते हैं उनके अनुसार ही चलें। बहरहाल इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। अशोक कुमार जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम, ये अशोक जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया एक बार फिर से दोहरा दीजिए। अरे ये खून की जांच करवाई थी हमने। ठीक है, खून की जांच करवाई है। हाँ, उसमें खून की सेवन खून की जांच में क्या आया है नतीजा? सेवन पाया गया। क्या पाया गया, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हम आपकी आवाज नहीं समझ पा रहे हैं अशोक जी। इसके बाद क्या आपने चिकित्सक से संपर्क किया, डॉक्टर से मिले? मुझे तो उसमें अशोक जी, आपकी आवाज हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें और अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। यहाँ पर हम जी जी बताएं। जी जी, चलिए, हम संपर्क हमारा टूट गया है, साथ ही आवाज भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये मौसम ऐसा है जहाँ पर कई तरह की बीमारियां हो सकती है और ऐसे में किस तरह के उपाय आपके पास है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पे डेंगू की बात हो रही थी, तो डॉक्टर त्रिपाठी, डेंगू जो है आपने बताया कि ये काफी घातक भी हो सकता है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और ऐसे में लोग तरह तरह के उपाय भी अपनाने लगते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना प्लेटलेट्स कम होना वाकई में घातक है और इसके लिए क्या उपाय है? जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। अक्सर पेशेंट लोग जो हैं घबरा जाते हैं कि मेरे प्लेटलेट कम क्यों हो गए। पहले मैं एक लाइन आपको प्लेटलेट के बारे में बता दूं। ये ब्लड कार्पसल्स होते हैं जो आपके ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। इनका मुख्य काम यही होता है कि वो कहीं ब्लीडिंग अगर होती है तो वो वहाँ जाके उसको ब्लीडिंग को रोकते हैं। आप लोगों ने देखा छोटी मोटी चोट लग जाती है, वो ब्लीडिंग होती है शुरू में और 4-5-6 मिनट में वो अपने आप रुक जाती है। तो यहीं पे प्लेटलेट का काम आता है। प्लेटलेट जाके उसकी ब्लीडिंग को रोकते हैं। प्लेटलेट की जो नॉर्मल जो काउंट होता है ब्लड में वो 1.5 to 2.5 लाख होता है। इन्फेक्शन जो होता है डेंगू का और मोस्ट टाइम जो है चिकनगुनिया का भी ये इन प्लेटलेट्स को हिट करता है और फिर प्लेटलेट काउंट जो है आपके ब्लड में गिरने लगता है। लेकिन इसमें गिरने से आपको घबराना नहीं चाहिए क्योंकि डेंगू इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो ये गिरना ही बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन इसको मॉनिटर करना हो। शुरू में अगर डेंगू इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है और प्लेटलेट आपका 1 लाख है तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि शुरू के 5-6 दिन तक एवरी डे आप अपना प्लेटलेट काउंट करवाइए और धीरे धीरे ये नेचुरल हिस्ट्री है कि ये कम होता जाएगा। 1 लाख से 80,000, 90,000, 70,000, 50,000 इसको मॉनिटर करिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है इसके साथ तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के साथ करना है, नहीं तो आप घर में रह के आराम से इसको मॉनिटर करके वॉच करते रहिए। लेकिन हाँ, फिर मैं बताऊंगा कि अगर प्लेटलेट और कम हो रहे हैं 20-30 हजार तक जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से आके आपको मैं एडमिशन कराऊंगा। यूजुअली डॉक्टर लोग 10,000 के नीचे जो होते हैं वो एडमिट करते हैं सिर्फ इसलिए कि मॉनिटर कर सकें। लेकिन ये आपको बता दूं कि कई बार आप को लगता होगा कि डॉक्टर के पास ले गए, हमारा 20-30 हजार प्लेटलेट भी था, उसने हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया या प्लेटलेट हमारे नहीं चढ़ाया गया, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। हम लोग जो डॉक्टर लोग एडमिट करके सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए देखते हैं कि कहीं से कोई फैटल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। हाँ, 10,000 से जब कम होती है तो हम लोग प्रिवेंटिव तौर पर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं जिससे कि उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है और ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीच में फिर खान पान का ध्यान कैसे रखा जाए और खासतौर पे जो जीवन शैली है वो किस तरह से होनी चाहिए? जी मैडम, इससे आपका जो प्रश्न उसको दर्शकों को, श्रोताओं को बताने से पहले कुछ एक जनरल अप्रोच मैं आपको बताना चाहता हूँ फीवर को लेकर। कि जैसे कहा जा रहा है, बार बार हम भी बता रहे हैं कि मोस्टली फीवर सेल्फ लिमिटिंग है और वायरल फीवर की कोई मेडिसिन नहीं होती है जी जी। और इन्वेस्टिगेशंस भी 5 दिन के बाद ही हमें करवानी चाहिए। तो 5 दिन का जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस महत्वपूर्ण समय को आपको होम रेमेडीज पे देना चाहिए कि जिससे कि 5 दिन के बाद हमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता ही ना हो। जी जी। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कोई भी फीवर होता है उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और जब मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है हमारी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। मीन्स हमारे
जो आहार की जो आवश्यकता है शरीर की कम हो जाती है, उस समय हमें डाइट पे बहुत विशेष फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आयुर्वेद बताता है। यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश कुमार जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मुकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, मेरा जो है गले में थोड़े छाले हो गए, मैंने चेक कराया तो उन्होंने कहा कि आपका एसिड बनता है जी, तो मेरा वजन भी कम हो रहा है। बहुत मतलब तेजी से कम होता जा रहा है कि अभी मतलब 5-6 किलो वजन 1.5 साल में कम हो गया। आपकी उम्र क्या है? उम्र 49। और ये बीमारी आपको कब से है, गले में छाले होना और एसिडिटी होना? ये कोरोना के बाद से हुआ था, जब ये इंजेक्शन वगैरह लगे थे 2021 से है मेरे को। आपकी बीमारी का हम लोगों के प्रेजेंट टॉक से बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 लाइन में एडवाइस कर देता हूँ कि एसिड का ज़्यादा होना, इसके लिए आपको टेस्ट कराना होता है जिसे हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं। आप एक बार किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जो पेट के विशेषज्ञ हैं उनसे मिलके एक एंडोस्कोपी करा लें, क्योंकि जब एसिड ऊपर थ्रोट तक, गले तक आ जाता है तो उससे छाले पैदा हो जाते हैं। उसकी अलग रेमेडी है और अलग ट्रीटमेंट है। जी जी बिल्कुल। तो मुकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जल्दी से एक सवाल और ले लेते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने बताया कि गांव कस्बों में इस समय देखा जा रहा है कि चूहों के कारण कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? चूहों की डायरेक्ट बाइट से तो नहीं हो रहा है, उससे तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जहाँ पे चूहों ने काटा है, लेकिन नॉर्मली तो चूहे इतना ज़्यादा नहीं काटते होंगे गाँवों में भी। लेकिन एक और बीमारी स्क्रब टाइफस होती है जो कि चूहों के एक्सक्रीटा से, उनके फीसीज से, उनके यूरिन से जब वो वाटर में प्रेजेंट जाता है और कंटेमिनेटेड वाटर आपके किसी चोट वोट में लग जाता है, या जैसे एब्रेजन हुआ या चोट हुआ और वो कंटेमिनेटेड वाटर अगर उसके कांटेक्ट में आया, तो ये बीमारी स्क्रब टाइफस कहलाती है और इसको ये हो सकता है। लेकिन ये चूहों के से ट्रांसमिट जरूर हो रही है, लेकिन बाइट से नहीं हो रही। चूहे बाइट करने से नहीं होगा। अगर आपने उनकी फीसीज से या उनके यूरिन से कंटेमिनेटेड वाटर आपके कांटेक्ट में आया तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये ट्रीट किया जा सकता है अगर डायग्नोस हो गया टाइमली। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर शर्मा आप बता रहे थे कि इस समय किस तरह से अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, मैं चाहूंगी कि संक्षेप में आप। जी बिल्कुल, संक्षेप में बताना चाहूँगा, जो समय का अभाव है। तो सबसे पहले हमें हमारा मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है, तो निश्चित रूप से हमें आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई गई है कि ज्वरे लंघनम, कि लंघन करना चाहिए, मीन्स फास्टिंग करना चाहिए। तो इनिशियली 2 या 3 जो हमारे मील्स हैं उनमें एकदम लाइट डाइट हमें लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा पाचन दुरुस्त हो जाए। उसके बाद जो हमारे होम रेमेडीज हैं, जैसे चिरायता है, कुटकी है, सौंठ है, मिर्च है, पीपल है, इनका काढ़ा बना के होम रेमेडीज घर में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एंटीवायरल इफेक्ट इनका होता है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है, साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो 4 या 5 दिन में हमारा वायरल फीवर एकदम ठीक हो चुका होता है। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट ये होता है कि उसमें जो लो एनर्जी जो होती है हमारी कई बार वायरल के बाद, वो नहीं होती, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त कर देता है। इसी के साथ साथ दूसरा मैं आपको, क्योंकि समय का अभाव है, मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि डेंगू फीवर और जनरल फीवर, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। इनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में काफ़ी डिफरेंस बताया गया है, क्योंकि डेंगू फीवर जो है वो आगंतुक ज्वर में माना गया है, मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, और ये हमारे रक्त धातु का क्षय करता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें प्लेटलेट्स हमारी डाउन होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें डिहाइड्रेशन न करके, अवतरपण न करके, लंघन न करके इसमें बॉडी को रिहाइड्रेट करना होता है, जिसमें आप दुग्ध का पान कर सकते हैं, गोदुग्ध को ले सकते हैं, साथ में बकरी का दूध ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने नागरादि क्षीरपाक जो पहले बताया आपको, कि सौंठ, मुनक्का, पिंड खजूर, इसको दूध में उबाल कर उसमें घी और शहद वगैरह मिला के उसका प्रयोग करें,
तो ये हमारी प्लेटलेट्स को मेंटेन करता है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ बहुत सारे उपाय आपने बताए हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जरूर इन सुझावों पर अमल करेंगे। डॉक्टर बीके त्रिपाठी और डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए होंगे और विशेषज्ञों से जो सलाह मिली है इस पर जरूर आप अमल करेंगे। इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों प्रयागराज से शोभा सिंह ने लिखा है कि सुबह उठते ही उन्हें जुकाम और छींकें आती है और हर मौसम में उन्हें जुकाम रहता है। तो वहीं महाराष्ट्र के बारामती से अर्जुन कश्यप ने पूछा है कि उनकी मां एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज है, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हम हाजिर होते रहें। साथ ही आपको बता दें कि अब हड्डियों के समस्याओं से जुड़े हुए भी कई सवाल हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं और ये सवाल कभी ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित होते हैं तो कभी जोड़ों के दर्द से संबंधित होते हैं। तो इन सवालों के जवाब के लिए आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस अगले हफ्ते ही स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम इस विषय को लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी तरह से अपनी समस्याओं के बारे में आप हमें लिखते रहे। आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं या फिर पत्र के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल आईडी swasthkisan@gmail.com। और इसके अलावा अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।